पहले आप रिजल्ट दे दें, मिड टर्म का रिजल्ट दे दें, मैंने रिजल्ट दे दिया, असाइनमेंट के रिजल्ट भी आपको दे दिए। अब मैं आपको क्लियरली एक बात बता रहा हूँ कि इसको लिख लीजिएगा अपने पास। पहली बात तो ये है कि आप में से कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, ना मेरा किसी से कोई खूनी ताल्लुक, ना मेरा किसी दोस्त का बच्चा, ठीक है। जो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और मेरी जवाबदेही आपके आगे नहीं, मेरी जवाबदेही खुदा के आगे। अगर मैं किसी को कम नंबर दूंगा या किसी के साथ ज्यादती करूंगा, इसकी पकड़ मुझे अपने कब्र में जवाब देना पड़ेगा। तो इस चीज को तो जहन से निकाल दें कि मैं किसी के साथ ज्यादती करूंगा किसी भी बुनियाद के ऊपर, किसी की शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती है या कोई बदतमीज है, वट जो भी रीजन है उसके, ठीक है। आपके सामने मिसाल है कि जब पहली प्रेजेंटेशन हमने की असाइनमेंट 3 की, पहली प्रेजेंटेशन सबीन की थी। मेरी क्लास के जो चंद अच्छे बच्चे हैं उनमें से ये है कि मैंने इसको जितना डांटा है उस प्रेजेंटेशन के ऊपर, क्यों डांटा, इसलिए कि मेरा एक्सपेक्टेशन लेवल था और जिस तरह की इन्होंने प्रेजेंटेशन बनाई थी वो उस स्टैंडर्ड पे पूरी नहीं उतरती थी। तो मैंने इनको कहा कि आपकी प्रेजेंटेशन किसी काम की, ठीक है। यही बात अगर आप लोग सब क्लास अटेंड कर रहे होते, जो लोग भी जो गलतियां इन्होंने की या दूसरे बच्चों ने की, मैं उनको गाइड कर रहा था, देखो प्रेजेंटेशन में ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, ये डूज हैं, ये डोंट्स। दोबारा इन्होंने प्रेजेंटेशन की सबीन ने, वो उस लेवल की थी कि जो किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर या कहीं भी की जा सकती है, लेकिन आई डिड नॉट गिव हर फुल मार्क्स बिकॉज दैट वाज हर सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है ना। एक और साहब जिन्होंने पहली अटेम्प्ट में अच्छा किया, आपने देखा होगा, उनके 7 नंबर है, सबीन के और दूसरे लोगों के मैंने आधा आधा नंबर इनको काटा है, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने सेकंड अटेम्प्ट की, बाद जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं किया उसको नंबर दिया। अब जहाँ तक रहा सवाल का प्रेजेंटेशन का, अगर आप मैं 3-4 क्लासों में मैंने खत्म किए हैं, आप जिनकी प्रेजेंटेशन है वो आ रहे हैं, बाकी लोग नहीं आ रहे, फाइन, मुझे कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन अगर आखिरी क्लास में 29वां बच्चा उसी तरह की प्रेजेंटेशन करे जैसे कि पहली क्लास में पहले बच्चे ने की थी, और वही गलतियां रिपीट करे, तो इसका मतलब ये कि आप लोगों ने ना इसकी क्लास की वीडियोस देखी हैं, ना आपको किसी अपने कुलीग से बात करने की कोशिश की है। बस वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, लफ्ज के डंग टपाओ काम करो, कि जी बस एक प्रेजेंटेशन बना के भेज दो, जो होना है हो जाएगा, देखा जाएगा। एक साहब ने प्रेजेंटेशन की गाड़ियों के हवाले से। अरे भाई, तुमने अगर तुम्हें गाड़ियों से दिलचस्पी है, अभी मैं जो आपके सामने बात, ये कम्युनिकेशन की जो आखिर 2 क्लासें वो करूँगा, उसमें आपको यही बताना है, समझाना है आपको इस बात का कि आपको अपने ऑडियंस को अपने बारे में बताना है, जो आपका सब्जेक्ट है उस तक वो मैसेज पहुँचाना है। अगर आपको एक चीज़ से दिलचस्पी है और उसको आप इतना हाई-फाई साइंस फिक्शन करके पेश करोगे, तो वो तो किसी की समझ में भी नहीं आएगा ना, क्या होगा? मकसद है अपने मैसेज को देना। अगर आप वो मैसेज नहीं पहुँच रहा आपका, तो आपका बेकार है। अब आ जाइए मिड टर्म की तरफ। मिड टर्म के बाद मैंने सबको कहा कि अगर किसी को कोई एतराज़ है अपने नंबर के ऊपर, तो दे कैन कॉल मी, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। पहली बात तो ये मिड टर्म के 5 सवाल थे और कोई सवाल छुपा हुआ नहीं था, वो चीज़ें मैंने आपसे पूछी जो मैंने आपको पढ़ाई। इनमें आपके लिए कोई सरप्राइज़ नहीं थी कि जी मैंने बगैर पढ़ाए आपको जो है कुछ कर दिया हो, ऐसी चीज़ पूछ ली हो, जिसमें आपका नहीं। अच्छा, अब मैं जवाब मेरे पास सारे मौजूद हैं, 30 के 30 मैंने 28-29 सँभाल के रखे हैं सारे जवाब। मैं सवाल पूछ रहा हूँ गंदुम, जवाब आ रहा है चने का। मैंने पहला सवाल क्या पूछा है आपसे? क्या आप बताएँगे कि मुझे पहला सवाल किया था? आप लोग 8 लोग मौजूद हैं। मिड टर्म का पहला सवाल क्या था भाई? आईओएम सर के बारे मेमोरेंडम का था ना। आईओएम के बारे में था ना? आईओएम कितने टाइप्स के होते हैं, और एक आईओएम लिखिए, आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। वहाँ पे एक हॉट मेटल का स्पिल हो गया, उसमें 5 आदमी ज़ख्मी हो गए, हलाक हो गए, कुछ लोग ज़ख्मी हो गए। अब आपने तमाम डिपार्टमेंट्स को बताना है। मुझे ये बताइए, क्या मैंने क्लास के अंदर आपके साथ आईओएम के सैंपल शेयर नहीं किए? क्या प्रेज़ेंटेशन कुछ छुपाई है आपसे कि नहीं बताया? आईओएम किस तरह लिखा जाता है? टू क्या होता है? फ्रॉम क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर की अहमियत आपको बताई या नहीं बताई? उसके पैराग्राफ की आपको अहमियत बताई या नहीं बताई? इंडेंटेशन के बारे में बताया या नहीं बताया? सब कुछ मैंने आपको बताया था ना। उसके बाद जब मैं पेपर पढ़ रहा हूँ और अगर मुझे ये मिले कि आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप जो लिखेंगे ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को लिखेंगे या किसी को लिख के सीसी में सबको डाल देंगे, आप एमडी को लिख देंगे। अगर कोई शख्स वाइस चांसलर हमदर्द यूनिवर्सिटी को आईयूएम लिख के ऑयल हॉट मेटल स्पिल का
आप मुझे बताएं क्या वो डिजर्व करता है कि मैं उसे नंबर दूं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि मुझे जवाब तो दीजिए ना आप। Yes. No, sir. भाई अगर आप सवाल समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ मौजूद था पूरा वक्त। आपको मैंने कहा अगर किसी सवाल में आपको समझने में कोई मसला है, प्लीज कॉन्टेक्ट मी, आई विल क्लैरिफाई। मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये मसला है, इसको इस तरीके से कर लो, ये इसमें है, ये मेरे तरफ है। अब आ जाइए दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में मैंने आपसे क्या पूछा? राइट एन एसे ऑन जॉन एफ कैनेडी, ठीक है ना, 100 से 200 वर्ड्स का आप ऐसे लिखिए। और दो मैंने आपसे कहे कि दो एंगल कवर कर लें। एक, उसके जमाने में दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर की सिचुएशन क्या थी, और दूसरे, अमेरिका के अंदर सिविल राइट सिचुएशन क्या थी। यही सवाल था ना? अगर मैं सवाल गलत बता रहा हूँ तो मुझे बता दीजिए कि जी नहीं, सवाल ये नहीं था। यही यही सवाल था ना? सवाल था। अब मैं आपको जवाबात दिखाता हूँ जो Yes, लिखे हैं sir. लोगों ने। एक साहब ने तो यहाँ तक लिख दिया उसकी हिस्ट्री कि उसको बचपन में बीमारियां कौन सी हुई थी। भाई खुदा के वास्ते सवाल को समझ लो, सवाल क्या है। सवाल को समझ के अगर जवाब दोगे, आपके अफसानों से 7 सफ़े का आप जॉन एफ कैनेडी पे अगर लिख दोगे। 1 मिनट ज़रा, ये मुझे अर्जेंट कॉल आ रही है ऑफिस से, 1 मिनट। Yes, sir. Attend कर लें। सॉरी, वो ऑफिस से कॉल थी। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए, अगर आप उसकी हिस्ट्री लिख देंगे, उसके अब्बा का नाम क्या था, अम्मा का नाम क्या था, बचपन में कौन सी बीमारियां लगी उसको, क्या हुआ, कहाँ से पढ़ा, क्या हुआ, चले। भाई अगर आपने बातें लिखनी, मोटी मोटी बातें लिखो, क्योंकि ये था, हार्वर्ड से पढ़ा, जर्नलिज्म किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया, पॉलिटिक्स में आया, फलाना फलाना। उसके बाद उस वक्त की दुनिया का जिक्र करना है आपने कि दुनिया में उस वक्त कोल्ड वॉर क्यों थी। व्हाट वाज द बैकग्राउंड। हमारे एक तरफ कम्युनिस्ट ममालिक थे, उनका ब्लॉक था एक। वो जो सवाल एड्रेस किए बगैर आप अफसाने लिख के तवक्का करें कि मैं उस पे आपको नंबर दूंगा, मैं तो नहीं दे सकता। जो टू द पॉइंट जिन्होंने लिखा है उनको नंबर मिले, जिन्होंने टू द पॉइंट। अब मतलब ये एक बात हो गई। अब आ जाइए आप प्रेस के ऊपर। मैं उस पे कम्युनिकेशन पे नहीं जा रहा। मैंने 8 नंबर का सवाल दिया है, तो भाई तवक्का भी तो करता हूँ ना कि आप कुछ ऐसा मैटर लिखोगे कि जिसके ऊपर मैं आपको 8 नंबर देने के काबिल हो सकूंगी, 7 नंबर दूंगी, 6 नंबर। यहाँ पे तो एक आप लोगों ने आदत बना ली है, मैं सबको कह रहा हूँ, किसी एक को नहीं कह रहा, सबको कह रहा हूँ कि एक आदत बना ली है कि खुद अपनी अकल का इस्तेमाल मत करो। नेट पे जाओ, जो छपा हुआ मिल जाए उठाओ, कॉपी करो, उसमें से रेफरेंसेस का अगर पड़ा हुआ है, सैंपल पड़ा हुआ है, वो भी डाल दो। अगला तो पागल है ना, बेवकूफ है, उल्लू का पट्टा है, उसको तो नजर आएगा नहीं, अंधा है कि आपने क्या किया। और उसके बाद आप ये कहेंगे जी मुझे नंबर नहीं मिले, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई, मैंने बहुत मेहनत की थी। अगर मेहनत की थी तो आपकी कॉपी में नजर आनी चाहिए ना। मैं आज आपको ओपन दावत दे रहा हूँ, जिन साहब को भी शिकायत है कि उनको मिड टर्म के नंबर नहीं मिले हैं या कम मिले हैं जैसे उन्होंने किए हैं, मैंने चेयरमैन साहब को मेल भेज दी है कि जी कुछ लड़के शिकायत कर रहे हैं, तो जिनको है ऑफिशियली आप उनको अप्रोच करें। मैं क्वेश्चन पेपर उनको भेज चुका हूँ, आपके जवाबात में उनको भिजवा दूंगा, और उसके बाद जो भी वो फैसला करें क्या होगा। आप अगर सवाल सवाल अटेम्प्ट करने का तरीका आपको नहीं आता, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जो मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, मैं उसके ऊपर आपको नंबर दूंगा।
ठीक है, अगर किसी को कोई बात करनी तो बता दें मुझे भी। नो सर, नहीं करनी। जी फार्म साहब। यस सर। जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए आपको कोई मसला है अपने, जो बातें मैंने कही क्या मैं नो गलत सर। कह रहा हूँ आपसे? अभी भी आप देख नो नो सर। लीजिए कि क्लास शुरू हुए जो ऑफिशियल टाइम 2 बजे का था, 2:20 21 हो गए हैं, अभी तक 10 पार्टिसिपेंट हैं। आप मुझे बताएं इन हालात यस। में क्या मेरा दिल चाहेगा आप लोगों को पढ़ाने का, या मैं तो इस वक्त सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ कि 2 क्लासें आपकी पूरी करके फाइनल का पेपर बनाऊं, और मुझे पूरा यकीन है कि एक आध के अलावा किसी ने अभी तक वो पहला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। फिर मत रोना, मैं अभी ये वीडियो में इसलिए मैं रिकॉर्ड में डाल रहा हूँ ये बात कि मैं स्टीवन कवी की किताब 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के पहले चैप्टर में से 10 नंबर का सवाल दूंगा। चले अभी आपको मैंने बता दिया, जो नहीं पढ़ेगा फिर भुगतेगा उस चीज को। मैंने आपको क्लास के पहली क्लास में 3 रीडिंग मटेरियल दिए थे, ठीक है? आपको मैंने मार्टिन लूथर किंग की स्पीच कराई, सोक्रेटिस की स्पीच कराई, कैनेडी की स्पीच कराई, ये 3 स्पीचेस कराई थी ताकि, और आप लोगों से तकरीर भी कराई जिसका कोर्स का हिस्सा नहीं था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, कि आप कल के लिए तैयार हो सके, वो कराया। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अल्केमिस्ट किताब पढ़ लें, किसी ने नहीं पढ़ी वो किताब। मैं सोच रहा था कि मिड टर्म में कोई सवाल डाल दूं, फिर मैंने कहा नहीं चलो आपके साथ ज्यादती होगी, जो पढ़ाया उसी में से डाला, और जो पढ़ाने के बाद भी जो मैंने देखे हैं मतलब 50% 60% ने सही काम किया है, लेकिन मेजोरिटी ने जो गलतियां की हैं ना, जो जो जिनके कम नंबर आए हैं उनको एतराज भी हो रहा है उसके ऊपर कि हमारे नंबर कम क्यों हैं, तो उसकी वजूहत मैं आपको बता रहा हूँ। एटीट्यूड जो है ना इंसान को जिंदगी में कुछ बनाता है, ये उसको आप आइंस्टाइन ही क्यों ना हो, अगर आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। नाकामी जो है ना वो आपके सामने खड़ी होगी हमेशा जिंदगी में, कभी आप बच नहीं सकते इस चीज से। आपकी ज़हानत आपको बचा नहीं सकती, आपका रवैया, आपका काम करने का तरीका, वो ही आपको बचाता है। आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी कितनी है, आपकी रिसेप्शन पावर कितनी है, ये सब। ठीक है जी? ये तो मैंने बातें कहनी थी, और अभी भी मैंने आपको ओपन ऑफर कर दी है कि जिस साहब या साहिबा को अगर एतराज़ हो कि उनके नंबर कम है या उनके साथ कोई ज़्यादती हो गई है, दे आर फ्री। आप मैंने डीन को चेयरमैन को मेल लिख दी है, आप चेयरमैन को अप्रोच करें, मैं उनको पेपर भेज चुका हूँ, आपका पेपर जो है कोई आंसर पेपर मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। फिर उसके बाद जो आपको नंबर दें, अगर वो बढ़ाते हैं बढ़ाएं, घटाते हैं घटाएं, ठीक है? ये तो हो गई बात। अब हम आखिरी 2 टॉपिक रह गए हैं हमारे, मैं आपके साथ वो कर रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ मैं कि शायद 26 जून के बाद आपके इम्तहानात अनाउंस हो जाएं, लेकिन अभी तक मुझे भी कंफर्म नहीं है। तो अच्छा जी, ये हमारी आखिरी 2 प्रेजेंटेशन है, इसके बाद सिर्फ जो है आपका रह जाएगा ईमेल के ऊपर, वो बड़ा मुख्तसर सा है। ठीक है, ये टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कम्युनिकेशन एंड इट्स कैरियर्स। कम्युनिकेशन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कम्युनिकेशन के क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि जो हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, जो घरों में मसाइल आते हैं, जो ऑफिस में मसाइल आते हैं, जो क्लास में मसाइल आते हैं, उसकी बड़ी वजह क्या होती है कि हम कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ दे देते हैं, जो हमें बात करनी होती है वो हम बात कर नहीं पाते हैं, उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं। ठीक है ना, बैरियर्स क्या क्या है हमारे पास। अब इसके ओवरव्यू क्या है, पहले इंट्रोडक्शन होगा, टाइप्स क्या हैं, और जो बैरियर्स हैं उनको ओवरकम कैसे करें, और 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि जितने भी कम्युनिकेशन की कोई भी किताब उठाएंगे तो भरी पड़ी है किताबें इससे कि 7 सीज क्या है। ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। पहली बात, जो किताब आपको मैंने रेफर की है ये उसी का कोट है कि मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई। होता क्या है कि आप किसी के साथ बैठे हुए हैं, दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं,
किसी ने आपसे कोई बात की, आप उसकी बात को समझ के डाइजेस्ट किए बगैर आप उसको पहले जवाब सोच लिया होता है कि आपने मैंने इसको जवाब क्या देना है। और यही चीज़ जो है फिर मसले खड़ी करती है। जो वो अपनी किताब में आपको बताता है और जो दुनिया भी कहती है आपको कि आप जब कोई आपसे कोई शख्स कोई बात करे, कोई सवाल करे, कोई बात कहे, तो उसका जवाब देने से पहले उसको मेंटली डाइजेस्ट करें, इसने कहा क्या है? और बेहतर तरीका जो है, जो वो बताता है अपनी किताब के अंदर, वो ये बताता है कि जी आपसे अगर किसी शख्स ने कोई बात की, किसी भी मौज़ू पे कोई बात की, मिसाल के तौर पे अभी ले लें जो मसला हमारा चल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन का उसने कोई बात की, किसी शख्स ने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है, बहुत ही बकवास चीज़ है। जैसे कि मेरे भी ये ख़्यालात हैं इसके मुतालिक कि बड़ी बकवास चीज़ है। अब आप इसको सुने बगैर, समझे बगैर अगर आप फ़ौरन उसका जवाब देना शुरू कर देंगे ना, तो कभी भी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुँच सकते। तरीका इसका ये है कि जो बात आपसे कही गई है, उस बात को सुनें, समझें, ठीक है ना? आपकी इंटेंट जो है वो समझने की होनी चाहिए, जवाब देने की नहीं होनी चाहिए। और आसान तरीका ये है कि जिस शख्स ने वो बात कही है, आप उससे कहें कि जनाब आपने यही कहा है, मुझसे कोई समझने में गलती तो नहीं हो गई है? अगर वो कहे कि हाँ, मैंने यही बात कही है, तो फिर आप अपना व्यू पॉइंट पेश करें कि जी आपने ये बात कही है, फाइन, आपका जो जो ख़यालात हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी राय आपसे मुख्तलिफ है इस मामले के ऊपर, जो आपने कही है मैंने समझ ली है और उसके बाद आपने अपनी राय दे दी। मिस्टर दूसरे साहब जो हैं जिन्होंने पहले बात की थी, हम मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की बात कर लें, तो मिस्टर एक्स जो हैं, फिर वो समराइज़ करेंगे उस चीज़ को, कि भाई आपने यही जवाब दिया है ना मेरी बात का, मैंने समझने में कोई गलती तो नहीं की है। अगर आप कहेंगे कि हाँ जी, भैया बिल्कुल वाई साहब कहेंगे कि यही बात है, तो फिर वो एक्स उसका जवाब देगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो आज बात की जा रही है वो उर्दू में उसे कहते हैं कि आओ इख्तिलाफ राय पे इत्तेफाक कर लें। अंग्रेजी में कहते हैं एग्री टू डिसएग्री, बात करने से पहले किसी भी टॉपिक पे बात करने से पहले, खास तौर पे अगर कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक है या कोई भी चीज़ है, इवन आप स्पोर्ट्स को ले लें, कोई चीज़ आप ले लें, उसके ऊपर बात करने से पहले आपको एक चीज़ तय होनी चाहिए कि 2 अशख़ास के दरमियान, चाहे वो मियाँ-बीवी हों, चाहे दोस्त हों, चाहे उस्ताद और टीचर हों, चाहे 2 क्लास फेलोज़ हों, जब भी बात करें, एक चीज़ पे इत्तेफ़ाक कर लें कि जी एग्री टू डिसएग्री, कि अगर हमारे दरमियान इस बात पे किसी बात के ऊपर हम मुत्तफ़िक़ नहीं होते, फ़ाइन, इससे कोई हमारे ताल्लुकात पे हमें इसको अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। उस बात को लेके दिल में नहीं बैठना चाहिए, कोई गरज, कोई कीना उस शख्स के खिलाफ कोई चीज़ हमें ऐसी नहीं रखनी चाहिए कि उसने अगर हमारी राय से इख्तिलाफ कर दिया, दुनिया में कोई जुर्म नहीं किया। मेरा एक बॉस कहा करता था और बड़ी अच्छी बात वो कहता था कि जैसे होता है ना दुनिया में पाकिस्तान में ख़ास तौर पे नफ्सियाती मर्ज़ है कि अगर सीनियर ने कोई बात कह दी है तो एक चमचा हाँ में हाँ मिलाएगा, दूसरा उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा। तो वो कहता था अगर एक कमरे में 2 आदमियों की एक ही राय है तो मुझे दोनों की ज़रूरत नहीं, एक की ज़रूरत है। समझे आप इस बात को क्या मतलब है? कि हाँ में हाँ मिलाने वालों को डिस्करेज करने के लिए वो ये कहता था कि कमरे में अगर 2 आदमियों की एक ही राय है तो उनमें से एक को होना चाहिए, दोनों को वहाँ नहीं होना चाहिए। वो दूसरा कोई और काम कर रहा हो। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, डिबेट करके आप डिफरेंट एंगल अक़ल कुल कोई भी नहीं होता। परवरदिगार के अलावा या जो पाक हस्तियाँ उसने बनाई हैं उनके अलावा किसी के पास भी मुकम्मल अक़ल नहीं है, हम सब नाक़िसुल अक़ल हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ़ औरतों को कहते हैं ना कि ना हम सब नाक़िसुल अक़ल हैं, हमारी सबकी अक़ल जो है कच्ची है, ठीक है? तो वही चीज़ जो है आप अगर आपके अंदर कोई कमी है, किसी शख़्स ने आपसे इख्तिलाफ़ कर लिया, तो उसको अपने अना का मसला ना बनाएँ। दूसरी बात ये है कि जितने एंगल आएँगे ना, हो सकता है आपसे जो दूसरा आदमी जो बात कर रहा है, वो एंगल आपने सोचा ही ना हो, वो जिस एंगल से देख रहा हो। ये हम देखेंगे कि जब आगे उसके पर्सपेक्टिव किस तरह बदलते हैं। एक चीज़ को मेरे देखने का तरीका कुछ और है, आपके देखने का तरीका कुछ और है। और पाकिस्तान के अंदर एक आम जो सोच है कि एक लड़का और लड़की बाइक पे जा रहे हैं। जो 90% लोग हैं वो अज़्यूम कर लेंगे कि ये डेट पे जा रहे हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है वो बहन-भाई हों, ये भी हो सकता है कि वो उसके साथ कहीं उसको लेके जा रहा हो। लेकिन ये चीज़ जो है ना हमारे जो एक परसेप्शन बने हुए हैं ना,
कि बाइक के ऊपर लड़का अगर लड़की के साथ बैठा हुआ है, लड़की लड़के के साथ बैठी हुई है, तो हमने एक अज़्यूम कर लेते हैं, एक हमारा परसेप्शन बना है कि ये यही हो रहा होगा और ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा सही भी हों, गलत भी हो सकते हैं। यही बात मीटिंग्स के अंदर होती है, यही बात तमाम ज़िंदगी के अंदर होती है कि एक होती है कजबहसी कि आप इख्तिलाफ करें सिर्फ़ इख्तिलाफ करने के लिए। वो होती है जहालत की एक किस्म ना, कि जी आपको पता भी है कि दूसरा सही बात कर रहा है, लेकिन आप सिर्फ़ इसलिए इख्तिलाफ करें कि आपने इख्तिलाफ करना है, उसकी शक्ल आपको अच्छी नहीं लगती या किसी वजह से आप उसको लेट डाउन करना चाहते हैं, तो आप ये चलो वो बात करें। तो उससे फिर क्या होता है, बात बढ़ती चली जाती है, गुफ्तगू बंद हो जाती है, दिलों में नफ़रतें पैदा होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो कम्युनिकेशन के अंदर जो बुनियादी बातें अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, पहली बात जो हम आज समझने की है कि जब भी कोई आपसे बात करे तो समझने की कोशिश करें कि उसने कहा क्या है। अपनी डाइजेस्ट करें उस बात को और इतना अगर आपके पास टाइम ना हो कि समराइज़ कर सकें, लेकिन 2 लफ्ज़ों में कहें, भाई यही बात कही है ना आपने, अगर आपने ये कही तो मेरा जवाब ये है इसके ऊपर। या मैं आपकी राय से इख्तिलाफ़ करता हूँ या मैं आपकी राय से इत्तेफ़ाक करता हूँ। तीसरी तो कोई राय नहीं हो सकती ना, ये तो होगी पहली बात। अब आ जाइए कम्युनिकेशन है क्या? ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जब आप लोग प्रेज़ेंटेशन कर रहे थे उसमें किसी ने इस पे की भी है कम्युनिकेशन के ऊपर, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको रिपिटिशन लगे, लेकिन बहरहाल अच्छा, हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कम्युनिकेशन के 3-4 मेथड्स। पहला मेथड कौन-सा है कि हम वर्बली कम्युनिकेट करते हैं और हमने पढ़ा है इसको, हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया है कि वर्बल कम्युनिकेशन कैसे शुरू हुई, ठीक है ना? कि पहले साइन लैंग्वेज से जो आपके गले का वो हिस्सा दिमाग का वो हिस्सा जो कंट्रोल करता है साइन लैंग्वेज को, वही आवाज़ को कंट्रोल करता है। तरह-तरह की आवाज़, इशारे ये सब चीज़ें हुई। उसी से पहले तस्वीरें बनी, फिर उसके बाद अल्फ़ाज़ का इंतख़ाब हुआ, तस्वीरों को अल्फ़ाज़ से रिलेट किया गया, नंबर्स बने, लोगों ने कम्युनिकेट करना शुरू किया। अब मैं उसमें नहीं जाऊँगा किस तरीके से कम्युनिकेट करना शुरू किया, एग्री सोसाइटी का क्या रोल था या साइन लैंग्वेज का क्या था या सिम्बल्स का क्या रोल था। ये तो हो गया पहला वर्बल कम्युनिकेशन कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये वर्बल कम्युनिकेशन है और इसी की तरह अगर आप मुझसे कोई बात करेंगे, ये भी पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है? दूसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या है? कि मैंने आपको लिख के 5 सवाल दिए, आपने मुझे लिख के जवाब दिए, ठीक है? या आपसे मैंने कहा कि आईओएम लिखो, ये क्या है? रिटन कम्युनिकेशन की एक शक्ल है। अब रिटन कम्युनिकेशन में क्या चीज़ें होती हैं क्या अहमियत होती है? फिर तीसरी चीज़ होती है, मैं आखिरी नॉन वर्बल पे बाद में आऊँगा, विज़ुअलाइज़ेशन कि अगर मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ, अपनी बात को आर्गुमेंट देने के लिए या अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए, कोई मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, कोई साइंटिफिक वीडियो मैंने दिखाई कि जी देखें ये वीडियो है। ये क्या हो गया? ये विज़ुअलाइज़ेशन है कि आप देख के उस चीज़ को समझ रहे हैं। जो बात मैं आपको अल्फ़ाज़ से नहीं समझा पा रहा हूँ, वो मैंने आपको वीडियो दिखा के समझाया। अभी मैं मास्टर्स वालों की क्लास ले रहा था जो एनर्जी एनवायरनमेंट वाले हैं, उसमें हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि दुनिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है। तो अब दुनिया जो है, वो एक टारगेट दे रही है कि 2050 के अंदर जो है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आप पैदा करें, उतनी आपको खत्म भी करनी चाहिए। तो खत्म करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप दरख्त लगाएँ। 10 दरख्त जो हैं, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को खा जाते हैं। खाने से मुराद ये है कि उसको कार्बन को सेपरेट कर लेते हैं, ऑक्सीजन को वापस कर देते हैं और कार्बन पौधों में, दरख्तों में चली जाती है। तो प्लांटेशन की बात हो रही है। दूसरी बात ये हो रही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रही है, उसको आप इमिट करने से पहले उसको ट्रीट करके कार्बन सेपरेट कर लें, ऑक्सीजन हवा में छोड़ दें। तीसरी बात ये हो रही है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करें पानी के अंदर और ज़मीन के अंदर ऐसी जगह दरारें, केव्स जो हैं, जहाँ पे कुछ केमिकल्स ऐसे हों, जो कि डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ऐसे कंपाउंड बना लें, कार्बोनेट्स ऐसे बना लें जो कि हार्मफुल ना हों माहौल के लिए, वो कर लें। चौथा तरीका ये है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को आप सॉलिडिफाई कर लें, ड्राई आइस बना लें, जो कि यूज़ होती है ना और उसका आप इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ा लें। तो ये जब मैं बात कर रहा था, लोग उसको विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो मैंने फिर एक ढूँढ के एक वीडियो उनको भेजी, जो कि मुझे मिल गई। आइसलैंड के अंदर उन्होंने ये काम किया है कि अपने पावर प्लांट की जो
कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको पानी में डिसॉल्व करके और उनके एक पूरा उन्होंने पाइपलाइन डाली और ऐसे केव्स की तरफ ले गए कि जहाँ जाके वो पानी उन्होंने जो है डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड पानी का वहाँ डाला। 3 मिनट की वीडियो ने उनको वो चीज़ समझा दी जो कोई 15 मिनट में मैं नहीं समझा सकता। तो ये एक विजुअलाइज़ेशन होती है कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है? चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। मैं क्लासरूम में भी आपसे बात कर चुका हूँ इसके ऊपर कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और ये जो प्रेजेंटेशंस आप कर रहे थे उनको भी मैंने कहा था कि तीनों टाइप की जो कम्युनिकेशन है ना उन्होंने ये विजुअलाइजेशन की बात नहीं की थी। वर्बल, रिटन और नॉन वर्बल के अंदर मैंने उनसे सवाल किया था कि जी आप बताएं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? तो उन्होंने कहा था जी रिटन कम्युनिकेशन और रीज़न ये दिया था उन्होंने कि अगर कोई म्यूट है या कोई डेफ है, आपकी बात नहीं सुन सकता तो आप उसे लिख के दिखा सकते हैं। फाइन। म्यूट के साथ आप वर्बली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जो है ना, वो म्यूट भी समझ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट ज़िंदगी के अंदर जो होती है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। ताल्लुकात इसी पे बनते हैं, इसी पे बिगड़ते हैं। आप किसी को वेलकम करते हैं अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से और आप किसी को डिस्करेज करते हैं, तो वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से करते हैं। आपके कपड़े बता रहे होते हैं कि आप क्या चीज़ हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि आप क्या चीज़ हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन के अंदर और फिर बैरियर्स किस तरीके से खड़े होते हैं हमारे साथ। अब आ जाइए जनाब, वर्बल कम्युनिकेशन सिर्फ अल्फाज नहीं होते कि आपने जो लफ्ज़ बोल दिए, ठीक है ना? इसमें क्या-क्या चीज़ें काउंट होती हैं आपके सामने लिखी हैं। टोन, ठीक है? वॉल्यूम क्या है, रिदम क्या है, कल्चरल डिफरेंस क्या है, स्लैंग क्या है, ठीक है ना? स्लैंग कहते हैं कि ऐसे जुमले, ऐसे मुहावरे जो कि सिर्फ़ आप ही के उसमें होते हैं, दूसरे जो कि कल्चरल नॉर्म नहीं होती या कम्युनिकेशन नॉर्म नहीं होती है। जैसे कि गुफ्तगू के दरमियान दोस्त एक-दूसरे को अबे कह के बुला लेते हैं, दैट्स अ स्लैंग, ठीक है ना? या अमेरिका के अंदर अगर आप चले जाएँ, तो जो हमारे अफ्रीकन अमेरिकन हैं, उनका एक स्लैंग है, व्हाट्स अप मैन। ये एक आपने देखा होगा, फ़िल्मों में भी देखा होगा, ड्रामों में भी देखा होगा। ये एक स्लैंग है, जो कि नॉर्मल कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं होता और इसको सिर्फ़ वही आदमी समझ सकता है, जो कि उस कल्चरल का हिस्सा हो। अच्छा, ये मुहावरा आपने बचपन से सुना होगा कि तलवार का ज़ख्म बढ़ जाता है, ज़बान का ज़ख्म नहीं बढ़ता। ये सुना है ना आप लोगों ने? या नहीं? क्यों भाई क्या हो गया? आप लोगों की आवाज़ें बंद हो गई हैं क्या? जी? यस सर। सर बहुत फेमस है। ये बहुत फेमस कोट है ना कि तलवार का यस ज़ख्म बढ़ जाता है, ज़बान का ज़ख्म नहीं बढ़ता। ये है ना? ये हम क्यों कहते हैं कि तलवार का क्योंकि बात ये है कि जो अल्फ़ाज़ आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, किसी को कह रहे होते हैं ना, वो अल्फ़ाज़ तो अपनी जगह खतरनाक होते हैं, लेकिन उनकी अदायगी का तरीका जो होता है ना, वो इंसान को ज़्यादा हर्ट करता है। जब आप उसको बात कर रहे होते हैं ना, वो हर्ट करना जो होता है, टोन जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि वॉल्यूम की मैं बात टोन पे वापस आता हूँ मैं। वॉल्यूम की मैंने आपको बात बताई थी कि जितने भी माहिर नफ्सियात हैं, आप सोशियोलॉजिस्ट को उठा के पढ़ लें, हर शख्स आपसे एक बात कहता है, सोक्रेटिस से लेके आज तक एक ही बात कही जाती है कि जिस वक़्त आपकी गुफ्तगू करते वक़्त आपकी आवाज़ ऊँची हुई, इसका मतलब ये है कि आपका आर्गुमेंट खत्म हो चुका है। आपके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो आपने अपनी आवाज़ ऊँची करके दूसरे को दबाने की नफ़सियाती तौर पे दबाने की आप कोशिश कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बात मतलब सोक्रेटिस ने भी ये बात कही है। अच्छा, वो तो जो अपनी अकेडमी में पढ़ाता था ना, उसका उसूल ही ये था कि वो पढ़ाने का उसका तरीकाकार ये था कि लोगों में वो बहस कराया करता था। कोई एक टॉपिक दे दिया और कहा आर्गुमेंट दो और एक मतलब वही जिस तरह डिबेट में नहीं होता टू और अगेंस्ट वाला, तो वो आर्गुमेंट कराता था और आर्गुमेंट के अंदर कोई शख्स अगर उसकी अकेडमी में उसूल था कि अगर कोई फिजिकल हो गया, तो वो अकेडमी से एक्सपेल कर दिया जाता था। और जब भी किसी की आवाज़ ऊँची होती तो कहता बैठ जाओ, तुम्हारे पास अब कहने के लिए बात खत्म हो। तो जब भी आप ज़िंदगी के अंदर आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि जब भी आप देखेंगे किसी शख्स की आवाज़ जब ऊँची होती है ना,
तो इसका मतलब ये है कि आप उसको समझ लेना चाहिए ऑटोमेटिकली कि इस शख्स के पास अब कहने के लिए कुछ है नहीं, जिससे वो अपने आप को आपको अपनी बात समझा सके तो उसकी टोन क्या होती है, किस लहजे में आप ये बात कह रहे हैं। एक तो ये है कि आप क्लास में लेट आए, आपको मैंने कहा कि आपने दरवाज़ा नॉक किया, मैंने कहा आ जाइए, बैठ जाइए। दूसरा ये है कि मैं आपको तंज़िया कहूँ। अच्छा तो फुर्सत मिल गई आपको आने की क्लास के अंदर, क्या ज़रूरत थी अब भी आने की भाई? आ जाते आराम से या किसी दोस्त से लेके नोट्स लेके कॉपी कर लेते। तो आप लेट आने पे इतना बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन मेरे जो ये अल्फ़ाज़ होंगे और जिस लहजे में मैं इनको अदा करूँगा इन अल्फ़ाज़ को, वो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। इन चीज़ों को आप याद रखें, ठीक है? इसी तरीके से जितनी पिच आपकी ऊपर होती चली जाएगी आवाज़ की वो। फिर आप जब बात कर रहे हैं किसी के साथ तो उसके अंदर एक रिदम होता है। एक रिदम से आप बात कर रहे होते हैं। रिदम को अगर आप तोड़ देंगे ना या आपने बात करनी शुरू की, मैंने कहा रुको ज़रा यहाँ पे। अब वो जो आप बात कर रहे थे, जो आपका थॉट प्रोसेस था मैंने सारा उसको रोक दिया, आपका रिदम खराब कर दिया, तो उससे आपकी बात नहीं बनेगी और आप जो है उस बात को अपने दिल में लेके बैठ गए। फिर एक चीज़ होती है कल्चरल डिफरेंस गुफ्तगू के दौरान। अब इंग्लैंड के अंदर बड़ा फॉर्मल बिहेवियर होता है, बहुत फॉर्मल बिहेवियर होता है। मसलन कि अगर आप क्लास के अंदर जा रहे हैं या आपको अपना कोई दोस्त मिलता है, तो आप वहाँ पे अमेरिकन स्टाइल में हाय नहीं करते। वहाँ एक नॉर्म है कि आप गुड मॉर्निंग कहेंगे उसको और वो भी आपको गुड मॉर्निंग कहेगा। ठीक है ना? टीचर अगर आपको रास्ते में मिलेगा या आप उसको यानी या तो गर्दन से हिला के सलाम करेंगे, गुड मॉर्निंग कहेंगे उसको और वो गुड मॉर्निंग से जवाब देंगे। चाहे स्वीपर हो, चाहे टीचर हो, एक उनका एक नॉर्म है कि वो उससे बात करते हैं। लेकिन अगर आप यही अमेरिका में चले जाएँ, तो वहाँ पे सिर्फ हाय के ऊपर ही ज़िंदगी चल रही होती है। चाहे आप बॉस से बात कर रहे हो फिर दूसरा कल्चरल डिफरेंस क्या है कि इंग्लैंड के अंदर जब तक आपका उसका किसी से एक पर्सनल टच ना हो जाए 6-8 महीने, साल से आप ना जानते हो, आप फर्स्ट नेम बेसिस पे नहीं, आप उसके सरनेम से बात करते हैं। अगर टीचर है, उसका सरनेम फर्ज़ करें स्मिथ है, तो आप उसको प्रोफ़ेसर स्मिथ या डॉक्टर स्मिथ कह के बात करेंगे। फर्स्ट नेम उसका अगर डेविड होगा ना, तो आपको साल लगेगा उसके ऊपर आने। और 3 साल के बाद अगर आप उसके साथ काम कर रहे होंगे, पीएचडी कर रहे होंगे, तब जाके आप डेविड का शॉर्ट फॉर्म जो डेव यूज़ होता है, आप उस पे पहुँचेंगे। लेकिन अगर आप अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाएँगे, तो वहाँ को आपको फ़ौरन एक चीज़ मिलेगी कि हाय डेविड हो जाएगा पहले दिन ही, पहले हफ्ते के अंदर और उसके बाद आप महीने के अंदर आप डेव हो जाएँगे उसके साथ। तो ये जो कल्चरल डिफरेंस होते हैं अच्छा ये तो एक चीज़ हो गई इस बात। दूसरी बात, अगर आप ईस्टर्न कल्चर के अंदर चले जाएँ, मिसाल के तौर पे अरब कल्चर के अंदर चले जाएँ, तो अरब कल्चर के अंदर आप जाएँ किसी से मिलने के लिए, उनके कल्चर में नॉर्म है कि वो आपको कंधे से पकड़ेगा और आपके यानी राइट चीक से अपना लेफ्ट चीक लगाएगा और लेफ्ट चीक से राइट चीक लगाएगा। दैट इज़ देयर नॉर्म ऑफ ग्रीटिंग, ठीक है? लेकिन अगर आप पाकिस्तान में ये करेंगे तो लोग आपका मज़ाक उड़ाएँगे, कल्चरल डिफरेंस की वजह से। अच्छा, 1 मिनट ज़रा। हाँ साहब, मैं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, मैं फ़ारिग होके आपको कॉल करता हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर 2 लड़के अगर हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं, इट्स अ नॉर्म, ठीक है ना? हमारे कल्चर में कोई इसके कोई बुरा नहीं समझेगा दोस्त। लेकिन यही अगर यूरोप में कुछ और होगा तो इसके मतलब कुछ और निकलेगा। यूरोप के अंदर एक नॉर्मल लड़का, एक नॉर्मल लड़की जो कि एक-दूसरे को जानते हैं, अगर मिलेंगे और अगर वो हग कर रहे हैं, इट्स अ नॉर्म। पाकिस्तान में अगर ये होगा, तो इट्स एब्नॉर्मल। तो ये जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, हमें इसको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हम किस कल्चर के लोगों से बात कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे कोई चाइनीज़ है, ठीक है ना? अगर किसी चाइनीज़ कल्चर के अंदर वो आपको ग्रीट करने के लिए उसने अपनी गर्दन झुकाई या अपनी कमर को बेंड किया और अगर आप सामने अकड़े हुए खड़े रहे, समझ लें कि आपका कारोबार उस शख्स के साथ चल ही नहीं सकता। दिस इज़ अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट कि उस शख्स ने आपसे कम्युनिकेशन शुरू करने के लिए हेलो कहा या उसने चाइनीज़ के अंदर नी हाओ जो भी उनका जुमला होता है ग्रीटिंग का वो कहा और उसके बाद उसने अपनी गर्दन को, अपनी कमर को आपके सामने झुकाया और जवाब में आप अकड़े हुए खड़े रहे अपनी जगह पे। आपने अपने आप को नहीं झुकाया, गर्दन को नहीं झुकाया तो समझ लीजिए कि आपने उसको डिसरिस्पेक्ट की, इंसल्ट कर दी उस आदमी। तो वो आदमी कभी भी आपके सामने कंफर्टेबल नहीं होगा,
ठीक है। तो ये जो सब हम गुफ्तगू जब कर रहे होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, इन तमाम चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, इन चीजों को देखना पड़ता है। अब जिस तरह उर्दू का एक मुहावरा है, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, ये क्यों कहा गया है? हर मुहावरे के पीछे 100 200 साल 250 साल की हिस्ट्री होती है कि अगर आप अपने से एल्डर को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे जो कि आपको देनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आप ज़िंदगी में कहीं न कहीं ठोकर खाएँगे। बदनसीबी ये नहीं होती कि जी आपके नसीब अल्लाह ने ऐसे लिख दिए लोहे महफूज़ में कि आपको नहीं, आप अपने रवैये से ये ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि आपके अंदर एल्डर्स के लिए जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो आपके अंदर नहीं है, तो उसका नतीजा जो होगा ज़िंदगी में कहीं न कहीं ठोकर लगेगी आपको। बाअदब बानसीब क्या मतलब कि जी जो रिस्पेक्ट दे रहा है, बड़ों की इज़्ज़त कर रहा है, वो उसको मतलब अदब की वजह से उसके नसीब भी अच्छे हों क्योंकि उसके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कि वो जब बात करेगा तो लोग उसकी बात को तवज्जो से समझेंगे, सुनेंगे और उस बात को समझेंगे कि इसके अंदर कुछ मैनर्स हैं, कोई चीज़ है। और अगर घर के अंदर आप अपने घर में घुसे, आपके वालिद साहब बैठे हुए हों और आप जाके कहें, हाय डैड हाउ आर यू? तो फिर जो है जो मसले-मसाइल तो घर में जो खड़े होंगे वो आपको पता होना चाहिए। हमारा नॉर्म ये है और ये हदीस मुबारक भी एक है कि घर में जब दाखिल हो, तो जो भी लोग हैं उनको सलाम करो। ये एक नॉर्मल हमें बताया गया, दीन ने भी बताया है और वैसे भी सलाम एक सलामती आप भेज रहे होते हो ना किसी ऊपर। अगला आपको वालेकुम सलाम कहेगा तो आप पे भी वो सलामती भेज रहा है। ये हमारा कल्चरल नॉर्म है। लेकिन अगर आप किसी अंग्रेज़ को कहेंगे आप अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है तेरे? डेविड भाई कैसा जा रहा है तू? तो वो तो फिर बात नहीं बनेगी ना। तो आपको उस नॉर्म को भी समझना है, कम्युनिकेट करते वक़्त कि इसकी कल्चरल नॉर्म के जब तक आप कल्चरल बैरियर को नहीं तोड़ते ना, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जब बाहर जाते हैं ना, तो उनको यही प्रॉब्लम आती है कि वो उस कल्चर को स्टडी करके नहीं जाते। अच्छा मेरे पास अब 1 मिनट रह गया है मीटिंग के टाइम का, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ और जैसी वीडियो सेव होती है मैं वापस आता हूँ, फिर हम आगे इस मौजू पे बात करेंगे। ठीक है जनाब? अभी तक क्लास के अंदर सिर्फ 12 लोग हैं आउट ऑफ 28। सभी ने ये अटेंडेंस आपने लगानी है और बाकी सबको आपने एब्सेंट मार्क करना है। ठीक है?